एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो शांत लगता है, लेकिन जिसके पीछे छिपा है सदियों पुराना संघर्ष। एक नाम नहीं, परंपरा है। एक इंसान नहीं, एक विचार है। एक धर्म गुरु नहीं, एक क्रांति है। नमस्कार, ये कहानी है उस शख्स की जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को अहिंसा से चुनौती देता रहा, जो बंदूकों के साये में भी शांति की बात करता है, जो निर्वासन में रहकर के भी अपने लोगों की उम्मीद बन जाता है। ये कहानी है दलाई लामा की, जिनका चयन होता है सपनों से और जिनकी आत्मा बार बार लौटती है इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए। आज हम बात करेंगे उसी रहस्यमयी परंपरा की, उसी शख्सियत की जिसने न केवल तिब्बत को बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया शक्ति बंदूक में नहीं, करुणा में होती है। तो चलिए जानते हैं दलाई लामा की कहानी आज के व्यक्ति विशेष में। दलाई लामा, जिनकी फोटो रखने पर चीन में लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दलाई लामा जो चीन की सेना को चकमा देकर भारत भाग आए और शरण ली। दलाई लामा जिनकी वजह से भारत और चीन में 1962 की जंग हुई और भारत को हार का सामना करना पड़ा। वो दलाई लामा जिनको चीन ने भारत में ही 1956 में किडनैप कर लिया। आखिर क्या है दलाई लामा के चुने जाने के पीछे सपनों का कनेक्शन? बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कहानियां जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि दलाई लामा एक पद है, नाम नहीं है। दलाई एक मंगोलियन वर्ड है जिसका मतलब है सागर और लामा का मतलब गुरु, यानी एक ऐसा गुरु जो ज्ञान का सागर हो। दलाई लामा परंपरा की शुरुआत हुई 16वीं सदी में, जब 1578 में मंगोल शासक अल्तान खान ने तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो को ये टाइटल दिया और अभी हैं 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। लेकिन सीधे तीसरे दलाई लामा क्यों हुए? पहले दो दलाई लामा कौन थे? सीधे तीसरे दलाई लामा का कारण आपको बताएं, लेकिन उससे पहले अभी के यानी 14वें दलाई लामा के बारे में आपको समझाते हैं, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के त्यागसेर गांव में हुआ। एक किसान परिवार में जन्मे दलाई लामा जब वो सिर्फ 2 साल के थे, तब सीनियर लामा को संकेत मिले कि वो 13वें दलाई लामा, पिछले दलाई लामा के पुनर्जन्म है। दरअसल दलाई लामा का चयन कोई इलेक्शन या वोटिंग से नहीं होता है, ये एक यूनिक प्रोसेस है। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि जब एक दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा किसी नए बच्चे में पुनर्जन्म लेती है। इस बच्चे को ढूंढने के लिए सीनियर लामा सपने, संकेत और देवीय संदेशों का सहारा लेते हैं। इसी तरीके से जब 13वें दलाई लामा का निधन 1933 में हुआ, इसके बाद लामाओं की खोजी दल को सपने और संकेत मिले कि नया दलाई लामा उत्तर पूर्वी तिब्बत में है। लामों को टेस्ट किया गया। उन्होंने 13वें दलाई लामा की चीजें जैसे चश्मा और स्टिक को पहचान लिया और कहा कि ये मेरा है। और फिर 1940 में 4 साल की उम्र में उन्हें ऑफिशियली 14वें दलाई लामा के रूप में लहासा के कोटाला पैलेस में ये पद सौंपा गया। 14वें दलाई लामा की जिंदगी किसी इंस्पिरेशन मूवी से कम नहीं है। 6 साल की उम्र में उनकी धार्मिक शिक्षा शुरू होती है। उन्होंने बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, संस्कृत और चिकित्सा की पढ़ाई की। 23 साल की उम्र में उन्होंने लहासा के जोखांग मंदिर में फाइनल एग्जाम पास किया और बौद्ध दर्शन में पीएचडी की। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1950 में, जब दलाई लामा सिर्फ 15 साल के थे। तभी चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। हालांकि तिब्बती लोगों ने 1959 में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जो नाकाम रहा और इसके बाद दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए हिमालय पार करके भारत भागना पड़ गया। 31 मार्च 1959 को वो भारत पहुंचे और तब से धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा रहते हैं। यहीं से उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार बनाई और तिब्बती स्वायत्तता, शांति और अहिंसा के लिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया। लेकिन दलाई लामा और भारत चीन के रिश्तों के लिहाज से 1956 में एक और बहुत बड़ी घटना तब घटी जब दलाई लामा पहली बार भारत आए। साल 1956 में भगवान बुद्ध के जन्म के 2500वीं यानी 2500वीं जो सालगिरह थी वो थी। दलाई लामा के हजारों चाहने वालों की भीड़ ने भारत में उनका स्वागत किया। इस समारोह में हिस्सा लेने चीन के प्रीमियर चाओ एन लाई भी आए थे। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ही दलाई लामा को ठहरना था, लेकिन उसी समय भारत में चीनी राजदूत बात करते करते दलाई लामा को अपनी कार तक लेकर गए। कार में बिठाया और फिर कार रुकी चीन के दूतावास के भीतर जाकर के। दलाई लामा के लिए भारत सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए थे और इसी वजह से जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली कि दलाई लामा को एक तरीके से जबरन चीन के दूतावास में रखा गया तो हंगामा मच गया। कहते हैं
कि चीनी दूतावास में वहां पर चीनी प्रीमियर चाओ एन लाई ने दलाई लामा को धमकी दी। हालांकि भारत सरकार के प्रेशर में दलाई लामा को चीन को दूतावास से छोड़ना पड़ गया। भारत दौरे पर दलाई लामा ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से फिर मुलाकात की, लेकिन तिब्बत मसले पर नेहरू ने कोई वादा करने से इनकार कर दिया। और इसका बड़ा कारण था 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांत समझौता, जिसके तहत भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। हालांकि 1956 में दलाई लामा के दौरे के बाद तिब्बत में चीनी सेना का दबाव बढ़ता चला गया। चीनी सेना यहाँ लोगों को प्रताड़ित करने लग गई और फिर तारीख आई 17 मार्च 1959 की। जगह लहासा का पोटाला पैलेस। दलाई लामा के महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लग गई और बढ़ते बढ़ते ये जो संख्या है हजारों में पहुंच गई। लेकिन स्थानीय लोग यहाँ क्यों जुटे? वो दलाई लामा से क्या चाहते थे? दरअसल ये स्थानीय तिब्बती बौद्ध चाहते थे कि दलाई लामा चीनी सेना के कैंप में ना जाए। चीनी सेना ने एक कार्यक्रम में दलाई लामा को अकेले आने के लिए कहा। तिब्बती नागरिकों को लगा कि चीन दलाई लामा की हत्या का प्लान बना रहा है। अगर दलाई लामा नहीं रहते तो तिब्बती नेतृत्व बिखर जाता और चीन को अपनी क्रूरता के लिए और भी खुला रास्ता मिल जाएगा। दलाई लामा ने लोगों की बातों को सुना और फिर उसी दिन 17 मार्च 1959 को ही दलाई लामा ने लहासा छोड़ दिया। अपने दल के साथ भारत वो रवाना हुए। दक्षिण दिशा में ब्रह्मपुत्र की गहराइयों को पार करने लगे। ये सफर आसान नहीं था। चीनी आर्मी बंदूक की नोक पर दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में दलाई लामा की खोज में लगी रही। दुनिया भर की मीडिया, संयुक्त राष्ट्र, तमाम देश इंतजार करते रहे कि किसी भी वक्त दलाई लामा और उनके साथियों की हत्या की खबर आ सकती है। हालांकि इसी बीच 31 मार्च को खबर आई कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बौद्ध मठ तक पहुंच गए। दुनिया ने चैन की सांस ली। चीन ने कहा कि दलाई लामा ने धोखा दिया है। टाइम मैगजीन ने इस पलायन को कवर भी किया। 20 अप्रैल 1959 को दलाई लामा की तस्वीर छपी और लिखा, द फेट रॉक्स द वर्ल्ड। इस पलायन ने चीन को हिला करके रख दिया। उधर चीन में कोहराम मच गया। दलाई लामा के महल पर लगातार गोलीबारी होती रही। वहां मौजूद उनकी तस्वीरें तोड़ी गई। दलाई लामा का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। 15 साल से ज्यादा उम्र के हर तिब्बती को चीन के जेलों में ठूस दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब विद्रोह शांत हुआ तब राजधानी लहासा की सड़कों पर लाशें ही लाशें थी। उन्हें जलाया गया। 12 घंटे तक लहासा के आसमान में आंखें लपटे थी। इधर सिर्फ दलाई लामा भारत नहीं आए, बल्कि भारत में हजारों तिब्बती आ गए। प्रधानमंत्री नेहरू ने दलाई लामा को भारत में शरण देने की घोषणा कर दी। भारत सरकार के अधिकारियों ने उनकी रिहाई पर स्वागत भी किया। अप्रैल 1959 में ही दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ मसूरी के बिरला हाउस गए। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीन के साथ पहले हुए 17 सूत्रीय समझौते को खारिज कर दिया। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नेहरू से हुई। नेहरू ने धर्मशाला में तिब्बतियों के रहने के लिए जमीन भी दी। फिर तकरीबन एक साल बाद अप्रैल 1960 में दलाई लामा लगभग 80,000 तिब्बतियों के साथ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आए और यहीं से तिब्बत के निर्वासित सरकार को चलाने लगे। चीन ने तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा और जो शरणार्थी थे उनके भारत के कदम को उकसावा माना चीन ने और 1962 में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में हमला बोला। ये युद्ध भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत उस समय इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। वैसे तो इस युद्ध की कई और वजह थी, लेकिन दलाई लामा का मुद्दा इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन उसे अपना हिस्सा शिजांग मानता था और दलाई लामा को अलगाववादी कहता था, और यही वजह है कि भारत के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ा। तकरीबन 17 साल बाद सितंबर 1979 में दलाई लामा ने निर्वासन में रहते हुए 5 सूत्रीय योजना को पेश किया। उन्होंने चीन से मांग रखी कि तिब्बत में बाहरी लोगों को बसाकर इसकी मूल संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है। न्यूक्लियर हथियार तिब्बत में न डाले जाए, मानव अधिकारों की रक्षा हो और आगे के संबंधों की चर्चा जो है वो हो। लेकिन चीन ने उनकी मांग को इग्नोर कर दिया और ऐसे में तिब्बत की आजादी का संघर्ष आगे बढ़ता चला गया। लेकिन हिंसा के बिना और अहिंसा की इस अमिट छाप जैसी शख्सियत को दुनिया सलाम करती रही। इस सलामी का एक रूप देखा 1989 में, जब दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें विश्व शांति का खास प्रवक्ता कहा गया। टाइम मैगजीन ने उन्हें गांधी का बेटा कहकर के संबोधित किया। नोबेल पुरस्कार ने लोगों का ध्यान तिब्बत की समस्या की तरफ भी खींचा। फिर 14 मई 1995 को दलाई लामा ने 11वें पंचेन लामा का ऐलान किया। पंचेन लामा अगले दलाई लामा का चुनाव करता है, लेकिन इस ऐलान के बाद उस बच्चे और उसके परिवार को कभी किसी ने देखा नहीं। पंचेन लामा को चीन ने किडनैप कर लिया। इन सब के बीच 2025 में, यानी इस साल, जब दलाई लामा 90 वर्ष के हुए तो उन्होंने फिर ऐसा ऐलान किया जिससे चीन को मिर्ची लग गई।
दरअसल दलाई लामा ने ऐलान कर दिया कि उत्तराधिकारी का चयन बौद्ध परंपराओं से ही होगा। इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। अब साफ है कि चीन भारत के थोड़े से सुधरते रिश्ते में ये मुद्दा फिर से कड़वाहट लेकर आया। इसका भविष्य क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आपको एक सवाल का जवाब अभी भी देना बाकी है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि सीधे तीसरे दलाई लामा का नाम आखिर क्यों आ गया। दरअसल दलाई लामा परंपरा की शुरुआत हुई 16वीं सदी में, जब 1578 में मंगोल शासक अल्तान खान ने तीसरे दलाई लामा यानी सोनम ग्यात्सो को ये टाइटल दिया। दरअसल पहले दो दलाई लामा गेदोन द्रोप और गेदोन ग्यात्सो को ये टाइटल बाद में मरणोपरांत दिया गया। गेदोन द्रोप जो कि 1391 में पैदा हुए, वो इस लिनेज के फाउंडर माने जाते हैं। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि दलाई लामा करुणा के बोधि सत्य अवलोकितेश्वर का अवतार होते हैं, जो बार बार जन्म लेकर के मानवता की मदद करते हैं। वैसे मेनली एक तरीका ही दलाई लामा के चयन का ज्यादातर देखा गया है कि जब दलाई लामा की मृत्यु होती है, सीनियर भिक्षु खोज करते हैं, वो लहासा के पवित्र झील में विजन देखते हैं या पिछले दलाई लामा की छाव को फॉलो करते हैं। संभावित बच्चों की पहचान होती है, फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है। जैसे बच्चे को पिछले दलाई लामा की चीजें दिखाई जाती है और वो उसे पहचानता है, वो सही चीजों की पहचान करता है, तो फिर उन्हें दलाई लामा मान लिया जाता है। लेकिन कई बार स्वर्ण कलश यानी गोल्डन मेथड यूज होता है, जहां बच्चों के नाम एक गोल्डन पॉट में डाले जाते हैं और एक नाम निकाला जाता है, लेकिन ये मेथड हमेशा इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, दलाई लामा सिर्फ एक धार्मिक लीडर नहीं है, बल्कि तिब्बती पहचान, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उनकी जिंदगी, उनका चयन और उनकी परंपरा हमें ये बताती है कि आस्था और आजादी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। भारत में उनकी मौजूदगी और चीन का विरोध आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो ये थी दलाई लामा की कहानी। ये उनके चुने जाने की कहानी है, उनके शासन और फिर उनके निर्वासन की कहानी है, कहानी जो संघर्ष पथ पर अग्रसर है। अगर आपको हमारी व्यक्ति विशेष का ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आपको YouTube पर शिखा ठाकुर टाइप करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ऐसी अपडेट के लिए हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।